डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी की घटना चक्र, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की घटना चक्र डिस्कस करने वाले हैं और ये इस सीरीज की 7th क्लास है। अभी तक आपने अगर 6 क्लासेस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, इन 6 क्लासेस को जरूर देखिए। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को फाउंडेशन कोर्स की दूंगी जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ एआरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड कराई जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कराया जाएगा जहां पर आप अपने डाउट को पूछिए या कोई भी दिक्कत होती है तो आप पूछिए। चलिए, इस कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर समान हिंदी की ये पुस्तक खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है तो एक बार इसका अध्ययन जरूर करिए और अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र है आज का टॉपिक। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? Which of the following tree is not eco-friendly? तो बबूल, यूकेलिप्टस, नीम या फिर पीपल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है यूकेलिप्टस, बी आपका सही उत्तर है। और प्रश्नों को हम देखते देखिए, ये यूपीपीसीएस मेंस 2011 में पूछा गया है और यूपीएलडीए 2010 के मेंस में पूछा गया है। ये प्रश्न कई परीक्षाओं में रिपीट किए गए हैं। आप देखिए यूपीपीसीएस प्री 2022 में इस प्रश्न को अभी रिसेंटली इस प्रश्न को फिर रिपीट किया गया है। वही प्रश्न है कि कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए एक खतरा है? तो इसका सही उत्तर क्या है? यूकेलिप्टस। इसको खतरा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जहां पर भी ये पेड़ होते हैं वहां का जो वाटर लेवल होता है ना वो बहुत तेजी से घट जाता है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? पर्यावरण के लिए ये एक संकट है। ठीक है, पर्यावरण के लिए एक खतरा है। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, ये भी यूपीपीसीएस प्री 2005 का ही प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है कि कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो फिर इसका उत्तर क्या होगा? यूकेलिप्टस, डी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, चौथा प्रश्न। स्वच्छ जल समुदाय में लेंटिक आवास का उदाहरण है। An example of lentic habitat in a clean water community is। ये एमपीपीसीएस 2014 का प्रश्न है। तो क्लास देखिए, दो तरीके के हैबिटेट होते हैं जब हम इकोसिस्टम मतलब एक्वेटिक इकोसिस्टम को जब हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम जब जलीय पारितंत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर दो आवासों की बात करते हैं, लेंटिक और लोटिक। यहाँ पर लेंटिक तो लिखा है, दिख रहा है आपको, दूसरा होता है लोटिक। अब इसको याद करने का क्या तरीका है? लेंटिक मतलब लेट गए, ऐसे ऐसे इमेजिन करिए, लेटे हुए हैं, और लेंटिक लेटे हुए हैं तो एक ही जगह पर लेटे हुए हैं। ठीक है, तो ये कौन से हैबिटेट होते हैं? जो कि ये एक्वेटिक हैबिटेट की ही बात कर रहे हैं हम एक जलीय पारितंत्र की ही बात कर रहे हैं, स्वच्छ जल की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो समुदाय होते हैं इनका जो आवास होता है वो एक जगह स्थिर होता है। जैसे तालाब एक ही जगह होता है, पॉन्ड की अगर हम बात करें तो वो, ठीक है। और लेंटिक क्या होता है? जो आपके फ्लो में होता है, जैसे रिवर। समझ में आया? तो यहां पर देखिए, तालाब और दलदल में आपको कोई मूवमेंट नहीं दिखती है ना, पानी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये एक ही जगह स्थिर है, एक ही जगह रुकी हुई है। लेंटिक है, लेटी हुई है। लोटिक मतलब लोटना, लोट के एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। तो यहाँ पर वाटरफॉल हो गया, रिवर हो गया, ये सब लोटिक के एग्जाम्पल हो गए। तो याद रखिएगा, लेंटिक हैबिटेट में आपका पॉन्ड एंड स्वैम्प्स आ गया, दलदल आ गया, तालाब एवं दलदल। ठीक है, अगर हम रिवर की बात करेंगे तो ये लोटिक की एग्जाम्पल है, लोट के। ठीक है, वाटरफॉल भी आपका लोटिक, अगर वाटर में मूवमेंट हो रहा है तो वो लोटिक। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, हमने लिखा भी है, जब भी हम लेंटिक की बात करते हैं, लेंटिक आपके एक लैटिन वर्ड लेंटस से डिराइव्ड है, जिसका मतलब मीनिंग स्लो या फिर मोशनलेस, किसी भी तरीके का मोशन नहीं हो रहा है। जैसे आपके क्या क्या आ गए? लेक्स आ गए, पॉन्ड आ गए, ठीक है, मार्शेस आ गए, मतलब दलदले आ गई, दलदल जो होती है,
ठीक है। और जब लो टेक की हम बात करते हैं तो यहाँ पर बहते पानी की बात की गई है, जिसमें नदियां आ गई, झरने आ गए। याद रखिएगा, हो सकता है पेपर में एक बार आपका लेंटिक पूछा है, अगली बार लोटिक पूछ ले, या फिर इन्हीं दोनों से रिलेटेड कोई प्रश्न बना ले स्टेटमेंट के फॉर्म में कि लेंटिक मतलब जहां पर पानी क्या है आपका, अब उल्टा करके दे देगा पेपर में। लेंटिक में लिखा रहेगा लेंटिक वो हैबिटेट है जहां पर पानी में मूवमेंट हो रहा है, और लोटिक वो है जहां पर पानी आपका क्या है, स्थिर है। तो आप याद रखिएगा, मैम ने कहा था लोटिक मतलब लोटना, लोटना मतलब मूवमेंट होगा, लेंटिक मतलब लेटा हुआ, ऐसे याद करने का तरीका, लेंटिक मतलब लेटा हुआ मतलब पानी एक जगह आपका कलेक्टेड होगा, स्थिर होगा, मोशनलेस होगा। ऐसे करके याद करोगे तो याद रहेगा। चलिए पांचवें प्रश्न को हम देखते हैं, दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है। ये मैंने आपसे डिस्कस भी किया था और बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। सबसे पहले आपको इको टाइप दिया है, फिर इकेट दिया है, इकोस्फीयर दिया है और इकोटोन दिया है। ठीक है क्लास, दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रमण क्षेत्र की बात कर रहे हैं। यहाँ पर इस शब्द को जरूर ध्यान दीजिए। संक्रमण क्षेत्र मतलब एक ट्रांजिशन जोन की बात कर रहे हैं हम, दो डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में या फिर दो डिफरेंट इकोसिस्टम के बीच में, कुछ भी लिखा रह सकता है पेपर में। तो ये जो ट्रांजिशन जोन है वो आपका इकोटोन कहलाता है। डी आपका सही उत्तर है। एक बार इसको फिगर के माध्यम से समझाएंगे। ये देखिए, यही फिगर मैंने आपसे डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था यहाँ पर आपको क्या जलीय पारितंत्र दिख रहा है, एक्वेटिक इकोसिस्टम दिख रहा है, और इधर आपको लैंड इकोसिस्टम दिख रहा है। ठीक है, इधर जमीन है। अब देखिए, जहां पर नदी आपकी स्टार्ट हुई है और जहां पर जमीन आपकी खत्म होना शुरू हुई है, ठीक है, वहां पर एक ट्रांजिशन जोन होता है, एक जोन होता है। ठीक है, इसी जोन को हम क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। तो इकोटोन अगर कोई आपसे पूछे तो आप कहेंगे कि इकोटोन इज अ ट्रांजिशन रीजन बिटवीन द टू एडजेसेंट इकोसिस्टम। ठीक है, दो डिफरेंट इकोसिस्टम के बीच में एक ट्रांजिशन जोन है। अब इसी तरीके से अगर आप और भी देख सकते हैं, अगर आप देखिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेके आपको बस समझा रही हूँ कि कहीं पे बहुत घने घने फॉरेस्ट है, बहुत घने घने फॉरेस्ट है। ठीक है, घने घने फॉरेस्ट आपके धीमे धीमे इनकी जो डेंस है, मतलब इनकी जो इतना घने है, इनकी जो घनत्व है वो धीमे धीमे कम होगा। थोड़ा थोड़ा आपको दिखेगा अब पेड़ों की संख्या कम हो रही है, अब बड़े बड़े ग्रासेस आ रहे हैं, छोटे छोटे प्लांट्स आ रहे हैं, उसके बाद जमीन आ गई। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक चेंज हो रहा है, और यही जो चेंज हो रहा है, इसी जोन को, इसी ट्रांजिशन रीजन को हम क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि आप हमेशा याद रखेंगे, इस ट्रांजिशन इकोसिस्टम में जो स्पीशीज की संख्या होती है, ठीक है, जो आपके जीव जंतु की संख्या यहाँ पर होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जो लैंड इकोसिस्टम में स्पीशीज रह रहे हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं, और जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो रह रहे हैं, जो जलीय पारितंत्र में आपके जीव जंतु रह रहे हैं वो भी यहाँ रहते हैं। यहाँ पर फिगर देखिए, कितना अच्छा फिगर है। ये आपको दिख रहा है, ये पानी वाला सिस्टम है, यहाँ पे मछलियां आपको दिख रही हैं जलीय पारितंत्र में। अब यहाँ पर आप कुछ भी ले लो, शेल ले लो, कुछ भी ले लो, जो भी लैंड उस इकोसिस्टम में रह रहा है। अब यहाँ पे जो ट्रांजिशन जोन है, इसमें आप देखिए टॉर्टोइस दिख रहा है आपको, कछुआ, इधर आपको मेढक दिख रहा है। तो जो कछुआ है वो जमीन पे भी रहता है, पानी में भी रहता है, इसी तरीके से मेढक भी जल में और पानी में दोनों में रहता है। इसी तरीके से यहाँ पे स्पीशीज की जो संख्या होती है, ये चीज याद रखिएगा, वो बढ़ जाती है। ये मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि पेपर में प्रश्न पूछा है, यूपीएससी में प्रश्न पूछा है इस चीज पे, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छा है। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया था, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है, इस ट्रांजिशन जोन को हम, इस संक्रमण क्षेत्र को हम इकोटोन कहते हैं। बिल्कुल भी मत भूलिएगा आप इस चीज को। चलिए अब छठवें प्रश्न को देखते हैं, दो जैविक समुदाय के मध्य का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता। आप सभी बैठे बैठे आंसर दे दिए होंगे, मैम बी ऑप्शन है, इकोटोन है। ठीक है, तो आप सभी उत्तर दे रहे होंगे क्लास। अच्छा, जब भी मैं पढ़ाऊं ना, तो आप भले वीडियो फास्ट करके देख रहे हैं या कुछ भी, आप इतने मन से पढ़िए ना क्लास की, जिससे मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने ये प्रश्न पढ़ा, मैम इकोटोन आंसर है, चलिए आगे बढ़िए। तो आपको खुद अच्छा लगेगा कि यार मेरा भी क्वेश्चन सॉल्व होने लगा है, ऐसी फीलिंग आएगी। जब आपने एक टॉपिक को समझ लिया, अब उस टॉपिक से रिलेटेड जब आप प्रश्नों को लगा रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा जब प्रश्न हल होंगे तो। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा पढ़ा करिए। अभी देखिए हम बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न इस छोटे से टॉपिक को समझने के बाद लगा लेंगे।
ठीक है। सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, इसमें बोला गया है मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम की बात होगी और आपको ओशियन दिया रहेगा, महासागर दिया रहेगा, तो आप सी पे टिक लगाएंगे, यहाँ पर ओशियन पे टिक लगाएंगे। क्यों? हम स्टेबल इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे सबसे कम डिस्टर्बेंस होगा। समझ में आ रहा है? इस इकोसिस्टम में जो चेंजेस होंगे वो बहुत धीमे धीमे चेंजेस होंगे। अब ओशियन में इतने जल्दी चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है, समुद्र बहुत बड़ा है। तो मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम की बात हम करेंगे तो ओशियन होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम अभी डिस्टर्बेंस हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटी सबसे कम है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज, इस वजह से हम इसको मोस्ट स्टेबल कह रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं, सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र क्या है? फिर आपको पता है महासागर है। इसमें इंग्लिश हिंदी वालों को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, रिपीटेड प्रश्न है। 9वें प्रश्न को देखिए, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन अनुक्रम सही है? जब ये प्रश्न पेपर में पूछा गया था 2021 में, देखिए पूछा गया है आरओ एआरओ प्रीलिम्स में, और आईगेस में 2013 में पूछा गया है। तो मैंने अगर किसी भी स्टूडेंट को देखिए पता था इकोटोन के बारे में, ठीक है, इकोटोन के बारे में, और उसको पता था कि इकोटोन एक ट्रांजिशन जोन होता है। अब इकोटोन के एग्जाम्पल आपके मैंग्रोव्स हो गए, ठीक है, जो मार्शल, जो दलदली एरिया है वो भी इकोटोन का एग्जाम्पल हम कह सकते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा आपका दलदल है उधर, ठीक है, इधर आपका ग्रासलैंड हो गया। अब इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो यहां पर क्या बोला गया है कि इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव यहाँ पर वो होगा जो कि आपका इकोटोन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे मैंग्रोव ग्रासलैंड आपके इकोटोन के एग्जाम्पल है और यहाँ पे प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। अब क्लास यहाँ पर आप एक ऐसे ग्रासलैंड से मत सोचने लगेगा कि जो एक घास मैदान ही की बात हो रही है। हम यहाँ पे एक ट्रांजिशन जोन की बात कर रहे हैं। जब भी इकोटोन होगा तो एक स्पेसिफिक इकोसिस्टम के कंपैरिजन में इकोटोन में ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। ठीक है, तो मैंग्रोव ग्रासलैंड ये सब आपका इकोटोन है। ठीक है, एक ट्रांजिशन जोन है, और फिर उसके बाद आपका लेक होगा, फिर आपका ओशियन होगा। ठीक है, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए 10वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी, यहाँ पर डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट नेस ने किया था। तो यहाँ पर डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए। चलिए 11वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। 11वां प्रश्न क्या है? मोनोक्लाइमेक्स एकल चरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो एकल चरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एफई क्लाइमेंट ने। ठीक है, क्लेमेंट ने। तो ए आपका सही उत्तर हो गया। देखिए क्लास, अब यहाँ पर ना मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी बोली गई है, इसी तरीके का आपका एक पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी होती है। ठीक है, हो सकता है अगली बार पेपर में आपसे पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी पूछ ले कि पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी। तो हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपसे क्या डिस्कस किया था? मैंने आपसे इकोलॉजिकल सक्सेशन डिस्कस किया था। ठीक है, याद करिए, मैंने आपसे अनुक्रमण क्रिया डिस्कस की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था समय के साथ ग्रेजुअल चेंज आता है और एक बैरन लैंड किस तरीके से आपके फॉरेस्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जहां पर कुछ नहीं था वहां पर किस तरीके से, जहां खाली पत्थर हुआ करते थे वहां पे किस तरीके से छोटी छोटी घासें निकली, वो घासें बड़ी हुई, फिर पेड़ निकले, फिर उससे बड़े पेड़ निकले, और एक समय आपकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी आपको मिली। यहाँ पर ये चीज मैंने आपको बताया था। और हमने एक और टर्म डिस्कस किया था, सिरी, याद करिए। तो मैंने आपको क्या बताया था? ये आपकी क्या है, जो सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज एक स्पेसिफिक लोकेशन पे होती है, उसको, उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? सिरे यूज करते हैं। ये भी याद रखिएगा। अब देखिए, जब भी हम क्लाइमेक्स फॉरेस्ट, या आपकी जो सबसे बड़ी प्रजाति आपको मिली क्लाइमेक्स, जैसे मूवी में क्लाइमेक्स आता है ना, एकदम पीक पॉइंट, वैसे यहाँ पर इकोलॉजिकल सक्सेशन में ये एकदम पीक होता है, क्लाइमेक्स पॉइंट होता है। तो यहाँ पर दो तरीके के क्लाइमेक्स पॉइंट की बात की जाती है। एक आपका मोनोक्लाइमेक्स होता है, एक आपका पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी होता है। मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी आपके पेपर में पूछा गया है कि 1936 में किसके द्वारा दी गई थी? क्लेमेंट्स द्वारा दी गई थी। अब आप लोग याद रखेंगे 1939 में पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी की भी बात की थी। किसने प्रपोज किया था? टांसले ने प्रपोज किया था। ठीक है, और आगे चल के इसको डॉबन मायर ने सपोर्ट किया था। हिंदी में भी दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए आप। मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत की जब हम बात करेंगे
तो 1936 में इसको क्लाइमेट द्वारा दिया गया था। और पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी की बात करेंगे तो 1939 में इसको टेंसले द्वारा दिया गया था और आगे चल के इसको 1966 में आपका सपोर्ट किया गया था। किसके द्वारा? डॉर्मन मायर के द्वारा। तो ये चीज आप याद रखिएगा, पेपर में प्रश्न बन सकता है। क्लास एक चीज जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखनी है वो ये है कि मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी में बोला गया था कि जो क्लाइमेट है वो डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है, ठीक है, वो फंक्शनल फैक्टर होता है क्लाइमेट, ठीक है। लेकिन जब पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी की बात आई तो इसमें बोला गया कि आपका जो क्लाइमेक्स है वो आपका खाली क्लाइमेट द्वारा नहीं इन्फ्लुएंस होता है बल्कि कुछ और अदर एक्टिविटीज होती है, जैसे सॉइल में न्यूट्रिएंट कितना है, मॉइस्चर कितना है, वहां पे किस तरीके के जानवर रह रहे हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। समझ में आ रहा होगा आपको? मैं हिंदी में भी एक बार बता दूं, यहां पर क्या बोला गया, यहां पर जो निर्णायक कारक होता है उसको वो आपकी जलवायु होती है, मोनोक्लाइमेक्स में बोला गया। क्लाइमेट ही रिस्पॉन्सिबल होता है क्लाइमेक्स के लिए, ठीक है, क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबल होता है क्लाइमेक्स के लिए मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी में, ठीक है। पॉलीक्लाइमेक्स में बोला गया खाली क्लाइमेट ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, वहां पे कैसे जीव जंतु रह रहे हैं, मिट्टी में कैसे पोषक तत्व है, नमी है कि नहीं, ये सारे फैक्टर्स भी आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी के लिए, चरमोत्कर्ष समुदाय के लिए, जिसको कि हम कह रहे हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको इसलिए बता दिया, अगर पेपर में कुछ क्वेश्चंस को घुमाया जाए या फिर कुछ और अच्छे से बनाया जाए तो फिर इस तरीके से बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। हो सकता है आपसे मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी ही पूछे और पूछे किसके द्वारा दिया गया, रिपीट कर दे, या फिर हो सकता है कि बोल दे कि मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी में खाली क्लाइमेट को रिस्पॉन्सिबल माना गया है। तो आप याद रखेंगे कि मैम ने बोला था कि खाली आपका क्लाइमेट, जलवायु जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। जब हमने पॉलीक्लाइमेक्स की बात की तो ट्रांसले द्वारा दिया गया और इसमें बोला गया कि आपके जलवायु की सिवा और भी ऐसे फैक्टर्स होते हैं, जैसे नमी कितनी है, ठीक है, मृदा में पोषक तत्व कितने हैं, ये भी आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अच्छा, क्लाइमेक्स कम्युनिटी तो आपको पता चल गया ना, ये जो आखिरी में यहाँ पर आपको सक्सेशन में जो हमने एंड में यहाँ पे एक कम्युनिटी के बारे में डिस्कस किया था, तो ये आपकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, ठीक है, चरमोत्कर्ष समुदाय। चलिए 12वें प्रश्न को हम देखते हैं। पारिस्थितिक निषय की संकल्पना को प्रतिपादित किया गया था। तो यहाँ पर इकोलॉजिकल नीच के बारे में बात की गई है और इकोलॉजिकल नीच का कॉन्सेप्ट किसने दिया गया था? तो मैंने तो ऐसे याद किया है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है याद करने का। अगर आपका मन करे तो आप याद कर लीजिए कि जो नीच है वो गिरा हुआ है, ठीक है, ऐसे नीच गिरा हुआ, तो ग्रिनेल, ठीक है, गिरा हुआ, ठीक है। तो इकोलॉजिकल नीच कॉन्सेप्ट किसने दिया था? गिरनेल ने दिया था, ठीक है, गिरनेल जो गिरा हुआ, और इकोलॉजिकल नीच। चलिए, तो ए सही ऑप्शन है आपका। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पारिस्थितिक निकेत इकोलॉजिकल नीच की ही बात हो रही है कि संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सबसे पहला दिया गया है, या उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिक तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है और प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। देखिए क्लास, मैंने आपको बताया था कि दो शब्द होते हैं, एक होता है हैबिटेट और दूसरा होता है नीच, ठीक है। जब भी हम हैबिटेट की बात करेंगे तो मतलब जहां पर हम रह रहे हैं, जो हमारा घर है वो हमारा हैबिटेट हुआ, ठीक है। ऐसे जानवरों का भी अपना हैबिटेट होता है। कोई गिलहरी पेड़ पे रह रही है तो उसका हैबिटेट वो पेड़ हुआ, समझ में आ रहा है। लेकिन जब हम इकोलॉजिकल नीच की बात करते हैं तो यहाँ पर हैबिटेट की बात तो हम करते ही, साथ ही साथ उनके रोल की भी बात, उनका जो फंक्शनल रोल है जो स्पीशीज का, उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे घर में, मैंने कहा कि हमारे घर में हम लोग रहते हैं, ठीक है, आप सभी लोग घर में रहते हैं। आपके घर में मम्मी है, पापा है, बहन है, दीदी है, भाई है, सब है, ठीक है। तो यहाँ पर सबका अपना अपना एक फंक्शनल रोल होगा। पापा ऑफिस जा रहे हैं, हो सकता है मम्मी वर्किंग हो तो ऑफिस भी जा रही हूँ, घर पे आके खाना भी बना रही हूँ, खाना भी दे रही हूँ, बच्चों को सुला भी रही हूँ, सब चीज। तो सबका अपना अपना एक फंक्शनल रोल है और ये सब एक हैबिटेट में रह रहे हैं। तो इसको जब भी आपका एक टर्म आएगा फंक्शनल रोल, कार्यात्मक भूमिका, तो आप याद रखेंगे हम लोग नीच की बात कर रहे हैं। और किसने इसको दिया है? ग्रिनेल ने दिया है, ये भी याद, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। दूसरी चीज आप याद रखेंगे, प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है, ठीक है। हर
स्पीशीज का अपना एक डिफरेंट नीच होता है, ये भी एकदम सही है। दो स्पीशीज सिमिलर, भले एक ही उससे बिलोंग करती हूँ, हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, हम सब मानव जाति में आते हैं, लेकिन हम सब का अलग अलग अपना फंक्शनल रोल है। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है, सबकी अपनी अलग अलग बॉडी है, अपना सबका अलग अलग फंक्शनल रोल है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये यूपीपीसीएस प्री 2022 का प्रश्न है। यहाँ पर क्या लिखा है, हैज अ डिफरेंट नीड्स, ठीक है, यहाँ पर दोनों ही आपके सही हैं, सही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 14 प्रश्न को देखिए। भारत में पारिस्थितिकी के सरोकारों एवं उनके विषय में पारित कानूनों के वर्षों की सूची को पढ़िए। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर आपको कुछ संरक्षण वो दिए हैं, जैसे वन जीव संरक्षण एक्ट, ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट, ठीक है, प्रोटेक्शन एक्ट, EPA बोला गया है, जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के या वन अधिकारों को मान्यता की बात की गई है, और वन संरक्षण यहाँ पर इंग्लिश में देखो दिया गया है, तो आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले वाइल्ड कंजर्वेशन एक्ट की बात की गई है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जिसको कि EPA बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखते चलिए, जब भी हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो ये आपका 1972, ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं तो 1986, ठीक है, ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स की बात जब हम करते हैं, फॉरेस्ट राइट की हम बात करते हैं, तो ये आपका 2006 है, ठीक है। फिर उसके बाद जब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की बात करते हैं तो ये आपका क्या है, ये आपका है 1980 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्लास, एक चीज मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न में जो भी आपको ऑप्शन दिए गए थे ना, सब गलत है, तो ये आपका गलत था। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा जो भी चीजें मैंने आपको बताई है कि वन संरक्षण ये 1980 हो गया, ठीक है, ये 1986 हो गया, ठीक है, और ये 1972 हो गया, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है, ठीक है। तो यहां पर किसकी बात की गई है, डेंसिटी ग्रेडियंट की बात की गई है वाटर बॉडी में। तो प्रवणता को क्या दर्शाती है, यहाँ पे डेंसिटी ग्रेडियंट की बात की गई है, इस वजह से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पिक्नोक्लाइन, ठीक है, यहाँ पर C आपका सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपका सॉल्ट ग्रेडियंट की बात किया गया होता, ठीक है, तब यहाँ पर आपका हेलोक्लाइन होता, ये चीज याद रखिएगा। और इकोक्लाइन क्या होता है, इकोक्लाइन क्या होता है, इसको कैसे समझेंगे। जब मैंने आपको इकोटोन पढ़ाया था, मैंने आपको क्या बताया था, दो डिफरेंट इकोसिस्टम है, यहाँ पर एक इकोसिस्टम है, कोई भी एक्वेटिक ले लो, टेरेस्ट्रियल ले लो, कुछ भी ले लो, और यहाँ पर दूसरा इकोसिस्टम है। तो यहाँ पर एक जो रीजन है, ट्रांजिशन जोन है, इसको हम इकोटोन कहते हैं, ठीक है। अब इस रीजन को तो हम इकोटोन कहते हैं, लेकिन इस रीजन में जो ग्रेजुअल चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है, जो ग्रेजुअल चेंज हो रहा है स्पीशीज के कंपोजिशन में, जो कंपोजिशन में चेंज हो रहा है, उसको हम इकोक्लाइन कहते हैं। समझ में आ गया होगा, कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। दो इकोसिस्टम के बीच के ट्रांजिशन जोन को तो हम कहते हैं इकोटोन, लेकिन यहाँ पे अगर हम जो चेंजेस हो रहे हैं, समझ में आ रहा है, जो आपको ग्रेजुअल कंटिन्यूअस चेंज दिख रहा है स्पीशीज के बीच में, ठीक है, या कुछ भी वैरायटीज में, उसको हम क्या कहते हैं, इकोक्लाइन कहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, a gradation from one ecosystem to another when there is no sharp boundaries between them, कोई भी sharp boundary नहीं है, gradual change हो रहा है। It is a gradual continuous change in the species composition between the two ecosystem or communities of organism across an environmental gradient। वही चीज जो मैंने आपको बताया, एक पारिस्थितिक तंत्र से दूसरे पारिस्थितिक तंत्र में क्रमबद्धता, जब दोनों के बीच में कोई स्पष्ट सीमा नहीं होती, आप देख रहे हैं ना, पानी धीमे धीमे पानी का लेवल कम हो रहा है और आप जमीन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक ऐसा जगह आएगा जहां पर बालू होगा और हल्का हल्का पानी होगा। तो या दो पारिस्थितिक तंत्र या पर्यावरणीय डाल में जीवों के समुदाय के बीच प्रजातियों की संरक्षण में एक क्रमिक और निरंतर परिवर्तन की बात करते हैं। तो आप याद रखिएगा, जो चेंज हो रहा है उसको हम इकोक्लाइन कहते हैं। उस टर्म के ग्रेजुअल चेंज की जब हम बात करते हैं तो इकोक्लाइन होता है वो, और जो आपका जोन होता है वो आपका इकोटोन होता है। चलिए, कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी।
अगर होती है कंफ्यूजन, ठीक है, अगर किसी भी टॉपिक में कंफ्यूजन होती है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछो, बहुत पोलाइट वे में पूछो कि मैम नहीं समझ में आया, एक बार और समझा दीजिएगा नेक्स्ट क्लास में, तो नेक्स्ट क्लास में कवर कर लिया जाएगा। क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत से स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड के नहीं होंगे, तो एक बार समझाने में चीजें नहीं समझ में आती है तो दोबारा पूछने में उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में पूछिए कि मैम हमको एक बार और समझा दीजिए, हमें नहीं समझ में आया, तो हम नेक्स्ट क्लास में उस टॉपिक को कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए 16 प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है। आईएएस का है, यूपीएससी का है, 2011 का प्रश्न है। पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यम या माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। यहाँ पे मैराइन अपवेलिंग जोन की बात की गई है और बोला गया है ये इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी के लिए, मैराइन प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए अपवेलिंग जोन। क्योंकि चलिए देखते हैं। सबसे पहला आपको दिया गया है, अब घटक सूक्ष्म जीवियों को सतह पर लाते हैं ये, ठीक है, पोषकों को सतह पर लाकर फिर अधस्थलीय जीवों को सतह पर लाकर। अब देखिए, बाय ब्रिंगिंग द डिकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द सरफेस, बाय ब्रिंगिंग द न्यूट्रिएंट टू द सरफेस, बाय ब्रिंगिंग द सबटेरेनियन ऑर्गेनिज्म टू द सरफेस। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि मैराइन अपवेलिंग जोन जो है यहाँ पर, ये क्या है आपका समुद्री उत्प्रवाह, ये क्या है, तो फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ये कुछ आपको अपवेलिंग दिख रही है। अपवेलिंग में मेनली क्या होता है समझने की कोशिश करिए। जैसे अगर हम कहें विंड, ठीक है, विंड अब पानी है, समझो एक एक्वेटिक रीजन है, अब ऊपर से बहुत तेज हवा चल रही है, तो जब बहुत तेज हवा चलेगी तो क्या होगा, जब हवा चल रही है तो यहाँ पर जो पानी है वो उसको हटाएगी और नीचे जो पानी है वो ऊपर की तरफ आएगा। समझ में आ रहा है? अब समझिए, यहाँ पर जो पानी होगा, जो वाटर होगा, जो ऊपर वाले सरफेस में, वो आपका थोड़ा गर्म होगा। क्यों गर्म होगा? क्योंकि ऊपर सन दिख रहा है आपको, सन रेज इसमें फॉल कर रही है, तो ऊपर का जो पानी होगा वो थोड़ा वार्मर होगा, गर्म होगा। ठीक है, अब जब विंड तेजी से आपकी चलेगी तो इस गर्म पानी को अपनी तरफ ऐसे उस सरफेस से हटाएगी, और जब ऊपर का पानी आपका हटेगा तो जो नीचे का ठंडा पानी है वो ऊपर आएगा, और जब नीचे का ठंडा पानी ऊपर आएगा तो इसी के साथ यहाँ पर आपके न्यूट्रिएंट रिच वाटर भी ऊपर आएंगे। समझ में आ रहा है? ये अपवेलिंग प्रोसेस होता है, ये चीज समझने का प्रयास करिएगा। अब यहाँ पर हम प्रश्न पे आते हैं। देखिए, आईएएस का प्रश्न है, तो मैंने आपको क्या बताया, अपवेलिंग में क्या हो रहा है, जो वार्म वाटर है, जो गर्म वाटर है, वो पानी के उससे हट जा रहा है। ठीक है, पानी के वेग के कारण जो आपका डायरेक्शन है उसमें ऐसे हट जा रहा है, और नीचे से ठंडा और न्यूट्रिएंट रिच वाटर ऊपर आ रहा है। तो यही एक रीजन यहाँ पर है। सेकंड आपका सही है, बाय ब्रिंगिंग द न्यूट्रिएंट टू द सरफेस। अब जब न्यूट्रिएंट आएगा, जब फूड आएगा, ठीक है, तो आपको पता है मैराइन प्रोडक्टिविटी भी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, अब हम लोग को कहा जाता है न्यूट्रिएंट रिच डाइट खाओ तो हेल्दी रहोगे, प्रोडक्टिव रहोगे। ठीक है, तो उसी तरीके से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी जब बाय ब्रिंगिंग द न्यूट्रिएंट टू द सरफेस। तो 2 आपका सही है, केवल 2। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए 17 प्रश्न को अब हम देखते हैं। 17 प्रश्न को देखें, ये भी यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 का प्रश्न है। इन्वायरमेंट इक्वालिटी का जब भी यूपीएससी में प्रश्न बनता है तो इतना बड़ा बड़ा ही बनता है, तो इसको देखते हैं हम। यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन की बात की गई है, पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्रों की बात की गई है। अब यहाँ पर देख लीजिए, इंग्लिश में भी दिया गया है, हिंदी में भी दिया गया है। तो आप लोग क्या किया करिए, हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट आप लोग वीडियो पॉज कर लिया करिए, फिर इंग्लिश माध्यम वाले जो हैं, इंग्लिश मीडियम के, वो अपना वीडियो पॉज कर लीजिए। थोड़ा सा आप लोगों को भी मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये करना पड़ेगा। आप अगर आपको पढ़ना है, आप वीडियो पॉज करिए, अपने प्रश्न को पढ़ लीजिए। ठीक है, और इंग्लिश में है तो तब वीडियो पॉज करिए और अपने प्रश्न को पढ़िए, फिर अपने माइंड पे अपने उत्तर को सोचिए और देखिए जो मैंने उत्तर दिया है क्या उससे उत्तर आपका मैच कर रहा है कि नहीं। इससे क्या होगा, आपका नॉलेज ब्रश होगा, आपको समझ में आएगा जो चीज आप पढ़ रहे हैं वो आप अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि जब यूपीएससी के प्रश्न सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन मैटर करता है। अब देखिए, जब भी हम इको सेंसिटिव जोन की बात कर रहे हैं या पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र की बात करें तो इसमें क्या लिखा है, पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें वन्यजीव अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया गया। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के थ्रू इको सेंसिटिव जोन को डिक्लेयर किया जाता है, ये बोला गया है।
ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू, ईपीए एक्ट 1986 के थ्रू आपका इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जाता है। दूसरा देखते हैं, पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये भी आपका गलत है। एक बार इंग्लिश में भी बता दूं, तो यहाँ पे उत्तर पहले मैं आपको बता दूं, उत्तर क्या होगा, ना तो एक ना तो दो। कौन सा सही है ना, उत्तर सही चुनिए तो ठीक है, यही है। अब देखिए क्लास, यहाँ पर बोला गया था जो इको सेंसिटिव जोन होती हैं वो आपका डिक्लेयर होती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के थ्रू। तो आप कहेंगे नहीं, वो डिक्लेयर होते हैं अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। दूसरा दिया गया है, पर्पस ऑफ डिक्लेयरिंग इको सेंसिटिव जोन इज टू बैन ऑल द ह्यूमन एक्टिविटीज एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इन दोज एरिया। इको सेंसिटिव जोन जो होते हैं वहां पर आपकी सारी ह्यूमन एक्टिविटीज को बैन नहीं किया जाता है। हाँ, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज को बैन किया जाता है, जैसे आप पेड़ नहीं काटेंगे, आप बिना परमिशन के कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, लेकिन अगर वहां पे खेती करनी है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग आप कर सकते हैं, छोटी मोटी आप एक्टिविटी कर सकते हैं। सेंसिटिव जोन है तो आपके ह्यूमन एक्टिविटीज में प्रोहिबिशन तो किया जाएगा, ठीक है, रोक तो लगाई जाएगी, लेकिन हर तरीके की एक्टिविटी पे रोक नहीं लगाया गया है। अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप वहां पे हॉर्टिकल्चर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये सब चीजें हैं, बस जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। तो ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज, ये आपका गलत है। तो यहां पर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखिए, एक तरीके से हम देखें तो इको सेंसिटिव जोन, नेचुरल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उनके बाहर के एरिया में इको सेंसिटिव जोन उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है। एक तरीके से बफर जोन की तरह ये एक्ट करते हैं। समझ में आ रहा है, ताकि नुकसान ना पहुंचे। 18वें प्रश्न को हम देखते हैं, एजर्शन और रीजन पे है, अभिकथन और कारण पे है। पारिस्थितिक के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। इंग्लिश में देख ले एक बार हम लोग इसको, वेरियस कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। एक मिनट में यहाँ पर फिर इस प्रश्न को पढ़ूं, पारिस्थिति के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते। मैम ने कर दी मिस्टेक, यहाँ पे क्या लिखा है, नहीं रहते हैं, और आप में से ज्यादा स्टूडेंट भी यही मिस्टेक करते हैं मेरी तरह। पेपर में आता हुआ प्रश्न गलत कब होता है, जब हम ये नहीं पढ़ते हैं, और ये नहीं एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है हमारे सिलेक्शन नहीं होने का। तो जब भी पढ़िए ढंग से पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि वेरियस कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अरे ऐसा होता ही नहीं है। जब से हम आज इन्वायरमेंट की क्लास डिस्कस करें, इकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, हम रोज यही बात करते हैं, जो भी जैविक घटक होते हैं, जो अजैविक घटक होते हैं, जैविक अजैविक घटक होते हैं, बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत ही हो गया। इन्वायरमेंट इज अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। हाँ, हम इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, हम शोषण कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने पर्यावरण को, तभी पॉल्यूशन फैल रहा है। और जब इन्वायरमेंट हमारा जब होगा तो अर्थक्वेक आएगा, ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो गया, ए तो आपका गलत है लेकिन आर आपका सही है, ठीक है। ए आपका रॉन्ग है क्योंकि हर कंपोनेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और इन्वायरमेंट इज अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, ये आपका सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवोम का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि मानव द्वारा बनाए गए जीवोम की बात हम कर रहे हैं। तो जल तंत्र, घास का मैदान, वर्षावन या फिर फसली भूमि। तो आप सभी को पता है एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर भी आपका एक, ये क्या मानव द्वारा, एग्रीकल्चर कौन करता है, खेती कौन करता है, फसल भूमि कौन उगाता है, किसान ना, मानव ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, डी हो गया। चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं, यूपीएससी 2018 का। अच्छा, इन्वायरमेंट इक्वालॉजी यूपीएससी का बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। तो कितने प्रश्न आते हैं आप खुद नोटिस कर रहे होंगे, बड़े बड़े, खूब बड़े बड़े, जिसमें से जब मैं पढ़ा दूं तो आधे स्टूडेंट कहते हैं कमेंट में, मैम क्वेश्चन नहीं दिखा, आप थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर दीजिए। अब मैम क्या करें, या तो अपने आप को देखें, या फिर यहाँ पे आपका क्वेश्चन लाए, या फिर हिंदी में लिखे, या फिर इंग्लिश में लिखे। मैम भी एकदम ट्रैप हो जाती, समझ नहीं पाती।
लेकिन चलिए पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हिंदी माध्यम के भी स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो और इंग्लिश माध्यम के भी दिक्कत ना हो। मैं प्रयास कर सकती हूँ, अगर उसमें आप कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, ठीक है? और परेशान मत होइएगा, बस पढ़िए। चलिए 20वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती है। दूसरा है, विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में मिलती है। और आखिरी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का परपोषण करती है। तो क्लास यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक बार इंग्लिश में भी इस प्रश्न को, हिंदी वाले आंसर दीजिएगा आप लोग अपने मन में। क्या बोला गया है? जो वर्ल्ड की जो कोरल लीफ होती है वो मेनली आपके ट्रॉपिकल ओशन वाटर में पाए जाते हैं। मैंने ये आपसे टेस्ट सीरीज में डिस्कस किया है, जो जीएस मॉक टेस्ट हम लोग डिस्कस करते हैं उसमें हमने ये प्रश्न डिस्कस किया है। दूसरा दिया गया है, मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ आर लोकेटेड इन द टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। और थर्ड दिया गया है, कोरल रीफ सपोर्ट अ मच लार्जर नंबर ऑफ एनिमल ग्रुप देन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पर आपके तीनों ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है? 1, 2, 3 आपके तीनों सही है। देखिए यहाँ पर ना कोरल रीफ जो होती है वो मेनली आपके ट्रॉपिकल, ये जो रेंज होती है, जो ट्रॉपिकल एरिया होती है, यहाँ पर ये ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि इनको जीने के लिए थोड़ा सा वार्म वाटर की जरूरत होती है। ये याद रखिएगा, बहुत हाई टेम्परेचर मतलब बहुत लो टेम्परेचर या बहुत हाई टेम्परेचर नहीं, थोड़ा वार्म वाटर रहता है तो वहां पर ये सस्टेन कर पाती है। कहीं कहीं आपको दिखेगा ये 30 डिग्री तक, ठीक है, 20 से 30, तो ये थोड़ा सा इसी रेंज में आप याद रखिएगा। कहीं कहीं 35 लिखा है, तो ये इतना वार्म होना चाहिए। तो मेनली ये जो ट्रॉपिकल एरिया, जो ट्रॉपिकल बेल्ट होती है, जो ट्रॉपिकल ओशन वाटर होते हैं, यहाँ पर इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है? चलिए अब हम अगला देखते हैं, जैव विविधता। 21वां प्रश्न देखिए, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है बायोडाइवर्सिटी। बायो मतलब जिंदगी, डाइवर्सिटी मतलब विविधता, अलग अलग तरीके की। तो यहाँ पर जब भी हम बायो की बात करेंगे तो ये क्या है? अ रेंज ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन एन इन्वायरमेंट। आपका ए आपका सही है। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, प्रजाति है तो जैव है, जैविक घटक है आपके, ठीक है, जीवन है। और विभिन्नता की बात करें तो विविधता हो गया, तो जैव विविधता। चलिए दूसरा देखिए, यहाँ पर स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्रों में, क्लास ये थोड़ा सा ना यहाँ पर आपका क्वेश्चन ऊपर की तरफ चला गया है, तो चलिए मैं आपको हिंदी में बता दूंगी इस चीज को। क्या लिखा है? विच वन ऑफ द मैथमेटिकल इंडिसेस मेजरिंग द बायोडाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट्स द मीन स्पीसीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी हैबिटेट आर एट अ लोकल लेवल। यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक मैथमेटिकल इंडिस है, आपका इंडिसेस है, जिससे कि हम ये मेजर करते हैं कि आवासीय क्षेत्र में आपकी प्रजाति की विविधता को क्या दर्शाता है। अभी समझने का प्रयास करेगा। यहाँ पर सूचकांक दिए गए हैं, जब अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा याद रखिए। जब भी हम अल्फा की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका लोकल लेवल की बात होती है। लोकल लेवल समझ में आ रहा है? लोकल लेवल आवासीय क्षेत्र की बात हो रही है, और यहाँ पे जो प्रजाति की विविधता है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम अल्फा सूचकांक का यूज करते हैं। ये याद रखिएगा, लोकल लेवल की बात होती है जब हम किसी हैबिटेट में एट अ लोकल लेवल डाइवर्सिटी देखते हैं स्पीशीज की, ठीक है, क्या विविधता है प्रजातियों की एक आवासीय क्षेत्र में, तो उसके लिए हम किस सूचकांक का यूज करते हैं? अल्फा सूचकांक का यूज करते हैं। ए आपका सही उत्तर है। अब यहीं पर आप देख लीजिए, आगे बढ़िए। यहाँ पर तो यहाँ पर बीटा डाइवर्सिटी या फिर बीटा सूचकांक जो भी दिया हो, और गामा सूचकांक भी होता है। जब बीटा क्या होता है? जब हम डाइवर्सिटी कंपैरिजन करते हैं बिटवीन द इकोसिस्टम, वहां पे हमने लोकल लेवल पे देखा है, ठीक है, एक क्षेत्रीय उस पे देखा है कि किस तरीके की डाइवर्सिटी है, लेकिन यहाँ पर हम बिटवीन द इकोसिस्टम देख रहे हैं, हम डिफरेंट इको बिटवीन द इकोसिस्टम देख रहे हैं। ये समझिएगा आप, यहाँ पे क्या यह पारिस्थितिक तंत्र के बीज की विविधता की तुलना करता है। इट मेजर एज द चेंज इन द नंबर ऑफ स्पीशीज बिटवीन द इकोसिस्टम। जब दो इकोसिस्टम को हम एक साथ रख के यहाँ पर देख रहे हैं क्या चेंज हो रहा है,
ठीक है। तो उसके लिए हम वहां पे हम क्या बोलते हैं, बीटा डाइवर्सिटी की बात करते हैं। गामा डाइवर्सिटी की जब हम बात करेंगे तो हम ओवरऑल डाइवर्सिटी की बात करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम की बात करेंगे। जब अल्फा की बात की तो हमने लोकल लेवल पे देखा, लोकल लेवल मतलब एक सिंगल इकोसिस्टम में हमने देखा कितनी डाइवर्सिटी है, तो हमने अल्फा डाइवर्सिटी की बात की। जब बीटा डाइवर्सिटी की हमने बात की तो हमने पारिस्थितिक तंत्रों के बीच की विविधता की तुलना की। और जब हमने गामा की बात की तो ये एक क्षेत्र के भीतर में जो विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र हैं उनकी जो विविधता, वहां पे जो विविधता है समग्र, उसको हम देखते हैं। समझ में आया ये चीज, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप। अगर अल्फा की बात करेंगे तो यहाँ पे जो एरिया आपने लिया है वो कम है, फिर बीटा में उससे कम, गामा में सबसे ज्यादा, ये नहीं साइन गलत बना दी, सबसे ज्यादा गामा, फिर बीटा, फिर अल्फा। अल्फा ऐसे होता है, फिर ड्रॉ कर देती हूं, गामा, बीटा, अल्फा। अब ठीक है, अब तो मैं खड़ी हो गई होंगी, अभी ठीक है ये वाला। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 23वां प्रश्न। जैव विविधता का अर्थ है, बायोडाइवर्सिटी का अर्थ क्या है? अभी हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल, प्लांट्स इन अ डिफाइंड प्लेस, ठीक है, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं की बात। 24वां प्रश्न, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी आपको पता है, इकोसिस्टम का निर्वहन करना, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन करना, ठीक है। ये अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है? ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी के डिक्लाइन के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है प्राकृतिक वास का विनाश करना, मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। अब आप खुद सोचो, अगर आपको कहीं की बायोडाइवर्सिटी को खत्म करना है, विनाश करना है, तो क्या करो, जो भी जानवर वहां रहते हैं उनके हैबिटेट को ही वहां से खत्म कर दो। अब जब आप उनसे उनका घर छीन लोगे तो ऑफकोर्स सी बात है उनके पॉपुलेशन में डिक्लाइन हो जाएगा। अब हैबिटेट को, प्राकृतिक जो आपका हैबिटेट है उसका विनाश कर दो। ये देखिए और रीजंस भी होते हैं, अगर आप कहिए पॉल्यूशन तो रीजन है, ठीक है। अगर फॉरेन कोई एलियन स्पीशीज आ जाए जो कि आपके वहां की स्पीशीज को धीमे धीमे मारने लगे तो ये भी एक रीजन है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है प्राकृतिक वास का विनाश करना, ठीक है, ये डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। भारत द्वारा भूमि चरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को कब तक अरेंज करना है? 2000 करना है 2030 तक। भी अच्छा, ये 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था और उस समय इसका जो सही उत्तर था वो आपका 2030 था, ठीक है। जरा आप लोग एक बार देखिएगा क्या इस टारगेट को चेंज किया गया है, क्या इस टारगेट को अब थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया है, ऐसा है कि नहीं? मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं तो मेरे दिमाग में ये क्लिक किया, इसको एक बार आप लोग चेक जरूर करिएगा। चलिए 2019 के हिसाब से उसका उत्तर 2030 ही था, ये याद रखिएगा। 27वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? तो बायोडाइवर्सिटी टर्म का पहली बार यूज किसने किया था? रॉसन ने किया था, ठीक है, वॉल्टर जी रॉसन ने। यहां पर सी आपका सही उत्तर है, सी। यूपीपीसीएस मेन 2013 में पूछा गया है। जैव विविधता शब्द की रचना किसने की थी? डब्ल्यू.जी. रॉसन, याद रखिए, वॉल्टर जी रॉसन। डी आपका सही उत्तर है। ज्यादा समय नहीं लेते इन प्रश्नों पर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2011 से 20 के लिए दशक निर्दिष्ट किया था? ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने किसे डिकेड फॉर 2011 to 20 डेजिग्नेट किया था? तो नेचुरल डिजास्टर डिकेड, बायोडाइवर्सिटी डिकेड, क्लाइमेट चेंज डिकेड या फिर एनवायरमेंट डिकेड। और ये 2012 का प्रश्न आपका है और मैं आपको बता दूं सही उत्तर है इसका बायोडाइवर्सिटी डिकेड, बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2019 में पूछा गया छत्तीसगढ़ पीसीएस में। यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर्ड द डिकेड 2011 to 20 एज अ डिकेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जैव विविधता का दशक, ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं,
भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो ये आपका कहाँ स्थित है? ये आपका जामनगर में। ठीक है क्लास, ये सब जल्दी जल्दी सॉल्व करने वाले प्रश्न हैं, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आपका टाइम बचे। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2018 का प्रश्न है ये। जैव विविधता से रिलेटेड आपका देखते हैं अब क्या है ये। 32वें प्रश्न को हम देखते हैं। सार्वत्रिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, ठीक है, टेम्परेट फॉरेस्ट में, शंकुधारी वनों में, कॉनिफरस फॉरेस्ट में, या फिर उत्तर ध्रुवीय वनों में, नॉर्थ पोलर फॉरेस्ट में। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ए आपका सही उत्तर है। अब देख लीजिए, ये आपका क्या है? ये आपका अर्थ है, ठीक है, यहां पर आपके पोल है, ये आपको पता है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। ये क्या है? ये इक्वेटर है, इक्वेटर है, ठीक है। अब याद रखिएगा, यहां पर जब हम इक्वेटर से जब हम पोल की तरफ बढ़ेंगे, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इक्वेटर से जब हम पोल की तरफ बढ़ेंगे, तो जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, वो घटेगी। आपको पता है पोल पे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत लो होता है ना, बहुत ठंडक होती है, और यहाँ पर आपका थोड़ा गर्म टेम्परेचर होता है। तो जब भी हम यहाँ से इधर की तरफ बढ़ेंगे तो जो जैव विविधता है वो आपका घटेगा। तो सबसे ज्यादा अगर हाई डाइवर्सिटी होगी तो वो आपके ट्रॉपिकल रीजन में होगी। इसी तरीके से जब हम साउथ पोल की तरफ बढ़ेंगी तब भी आपकी डाइवर्सिटी जो है, जो विविधता है, वो आपका घटेगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहां पर? टुंड्रा में, ठीक है, हिंदी में ही 2 बार हो गया, इंग्लिश में नहीं लिखा है। टुंड्रा रीजन आपको पता है ऊपर पोल के पास होता है, जहां पर बहुत ठंडक होती है, ज्यादातर समय आपका जो जमीन रहता है वो स्नो से कवर होता है, ठीक है, एकदम ठंडक वाला रीजन की बात कर रहा है। शंकुधारी वन, ठीक है, कॉनिफरस फॉरेस्ट की बात कर रहा है, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल की बात कर रहा है, शीतोष्ण टेम्परेट की बात कर रहा है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि टेम्परेट जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहां पर सबसे ज्यादा, शीतोष्ण आपके टेम्परेट होते हैं। हिंदी वालों को दिक्कत तो नहीं हुई होगी, इंग्लिश वालों को टुंड्रा आपको पता चल गया, टुंड्रा जहां पे बहुत बर्फ पड़ती है और ज्यादातर समय आपका जमीन बर्फ से ढका रहता है, टुंड्रा रीजन। शंकुधारी आपका कॉनिफरस हो गया, ठीक है, उष्णकटिबंधीय जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, और शीतोष्ण आपका टेम्परेट हो गया। और मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहां पर है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में है। 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ट्रॉपिकल में, उष्णकटिबंधीय वर्षावन बायोम में। देखिए कितनी बार रिपीट किया गया। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ठीक है। 35 देखते हैं। प्राणियों और पादपों की जाति में अधिकतम विविधता मिलती है। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में दिया गया है क्वेश्चन की नहीं दिया गया, तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पर फिर वही प्रश्न है, सबसे ज्यादा विविधता बायोडाइवर्सिटी कहां पर है? तो आप बताइए कहां पर है? कटिबंधित के आर्द्र वनों में, ठीक है, ये आपका, ठीक है। अत्यधिक प्रदूषित नदियों में नहीं, मरुस्थल में, डेजर्ट में नहीं, सवाना मैदानों में नहीं, शीतोष्ण पर्णपाती टेम्परेट डेसिडियस नहीं, उष्णकटिबंधीय के आर्द्र वनों में, ठीक है, बी आपका सही हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता काफी अधिक है? फिर वही प्रश्न। अच्छा क्लास, यहाँ पर देखिए गहरा समुद्र दिया गया है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन दिया गया है, कोरल रीफ दिया गया और मरुस्थल दिया गया, डेजर्ट। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो बी और सी को माना गया था, ठीक है, बी और सी को माना गया था। लेकिन अभी देखिए थोड़ी देर पहले जब हमने यूपीएससी के प्रश्न को डिस्कस किया था तो वहां पर जो स्टेटमेंट था उसमें दिया गया था कि कोरल रीफ में आपके ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, एज कंपेरिजन टू द उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो जिस तरीके से प्रश्न पूछेगा उस तरीके से आप उत्तर दीजिएगा। यहाँ पर अगर आप घटना चक्र भी देखेंगे तो वहां पर बी और सी को सही उत्तर माना गया है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बहुत बच्चे टिक लगा के आए थे, बहुत से लोग कोरल रीफ लगा के आए थे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस चीज को। और वहां वाला जब हमने यूपीएससी का प्रश्न डिस्कस किया था तो वहां पे आप देखिएगा जरूर उस प्रश्न को, वहां पे हमने कोरल रीफ पे लगाया था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 37। जैव विविधता में परिवर्तन होता है,
परिवर्तन होता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। अच्छा, भूमध्य रेखा की तरफ जैव विविधता आपकी बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ जैव विविधता घटती है, पृथ्वी पर एक समान रहती है, ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। अब देख लीजिए इसको, मैंने आपको क्या बताया है, जब भी हम जैव विविधता की बात करेंगे, जब आप पोल की तरफ जाएंगे तो जैव विविधता आपकी घटेगी, और सबसे ज्यादा जैव विविधता आपकी कहाँ रहेगी, अगर हम देखेंगे तो ट्रॉपिकल रीजन में। इधर भूमध्य रेखा की तरफ जब आप आएंगे तब बढ़ती है ना, तब बढ़ेगी, बढ़ती है की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है नहीं, ठीक है, पृथ्वी पर समान रहती है नहीं, ध्रुवों की तरफ बढ़ती है नहीं, ठीक है, यहां पर सबसे ज्यादा होती है। तो ए आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। चलिए एक एक को देखते चलते। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। अब क्लास देख ले, इंग्लिश में दिया गया है कि नहीं दिया गया है, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जो स्पीशीज की जो डाइवर्सिटी है इट इंक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। अब मैंने आपको कितनी बार एक ही चीज बताई है, यहाँ पर एक मिनट इसी प्रश्न को खोलते हैं, 2019 का प्रश्न है। आप याद रखिएगा, जब भी हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी घटेगी, जैव विविधता घटेगी। अब लगा लो इसी पे, चलो देखते हुए चलते हैं एक एक को। Species diversity increases from the equator towards the pole. From equator towards the pole diversity बढ़ रही है, नहीं घटेगी। तो पहले ही आपका सही हो गया, नॉट ट्रू पूछा गया था और ये आपका गलत है। जो स्पीशीज की डाइवर्सिटी है, जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो वो घटेगी ना कि बढ़ेगी, तो पहला ही सही आपका। ट्रॉपिकल सपोर्ट मोर स्पीशीज देन टेम्परेट। आपको पता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपके ज्यादा स्पीशीज पाए जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है वहां पर, जैव विविधता एज कंपेरिजन टू द शीतोष्ण टेम्परेट, ठीक है। लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन द अमेजोनियन, मतलब अमेजोन रेन फॉरेस्ट की बात की गई है। हाँ, अमेजोन की जब देखेंगे रेन फॉरेस्ट तो ये आपका एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, तो यहाँ पे लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, एकदम सही है। यहाँ पर आपका ए सही उत्तर है क्योंकि नॉट ट्रू पूछा गया, ये याद रखिएगा। स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस फ्रॉम द टेम्परेट रीजन टुवर्ड्स द पोल। अब ये भी सही बात है, टेम्परेट रीजन से जब आप पोल की तरफ जाएंगे, जब भी आप पोल की तरफ बढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी आपकी हमेशा कम होगी, मतलब जैव विविधता आपकी कम होगी, स्पीशीज की जो आपकी डाइवर्सिटी है वो आपकी कम होगी, सबसे कम पोल पे आपको दिखेगी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है साइलेंट वैली में, कश्मीर में, सुरमा घाटी में, फूलों की घाटी में, ठीक है, शांत घाटी में, साइलेंट वैली में। अगला प्रश्न, शांत घाटी कहां पर है, केरल में है, बी आपका सही उत्तर है। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में से संबंधित है, तो ये आपके केरल से संबंधित है। देखिए कितना रिपीट किया गया है इस प्रश्न को। फूलों की घाटी कहां पर है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। बहुत तेज तो नहीं हो रहा है, साइलेंट वैली वाला प्रश्न था, जल्दी जल्दी सॉल्व करा दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, 43 यूपीएससी का है, आईएएस प्रीलिम्स 2011 का है। हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है, इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है, ठीक है। अब यहां पर बोला जा रहा है कि बहुत समृद्ध है, क्यों समृद्ध है, यहाँ अधिक वर्षा होती है जो प्रचुर वनस्पतियां वृद्धि को बढ़ावा देती है, यहाँ यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है, ये आपका सही उत्तर है। इंग्लिश में भी दिखा दो इसको। द हिमालयन माउंटेन रीजन इज एक्सट्रीमली रिच इन द टर्म्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, कास्ट डाइवर्सिटी, थोड़ा ट्रांसलेशन में गलत हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होती है, नहीं, यहाँ पर आपके डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल रीजन एक जगह आकर मिलते हैं, और जहां पर डिफरेंट आपके बायोलॉजिकल जियोग्राफिकल रीजन एक जगह आके मिलेंगे, तो अब मैंने आपको बताया है ये ट्रांजिशन जोन जब भी क्रिएट होगा तो वहां पर आपका डाइवर्सिटी हाई होगी ही, ठीक है, तो बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ये भी यूपीएससी 2011 का प्रश्न है। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता समानता अधिक होती है। पहला, पर्वतीय प्रवणताओं, ठीक है, में उच्चतर उन्तांशों की तुलना में निम्नतर उन्तांशों में जैव विविधता समानता अधिक होती है। चलिए इंग्लिश में भी देख लेते हैं, इंग्लिश वालों को नहीं समझ में आया होगा।
बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो जनरली आपकी ग्रेटर होती है एट द लोअर लैटिट्यूड देन द हायर लैटिट्यूड। दूसरा आपका बोला गया है इन माउंटेन ग्रेडियंट बायोडाइवर्सिटी इज जनरली ग्रेटर एट लोअर एल्टीट्यूड देन एट हायर एल्टीट्यूड। अब ये वही बात कह रहा है जो हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं कि लोअर लैटिट्यूड से जब हम हायर लैटिट्यूड की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो आपकी घटती है। तो इसका मतलब लोअर लैटिट्यूड पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू द हायर लैटिट्यूड। ठीक है, पहला आपका सही है। ये 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री से 23.5 डाउन, यहाँ पे 60 डिग्री हो गया, यहाँ पे आपका 90 डिग्री हो गया, तो ये आपका लैटिट्यूड है। तो जब आप लोअर लैटिट्यूड से अपर लैटिट्यूड की तरफ बढ़ते हैं तो आपका बायोडाइवर्सिटी घटता है, मतलब लोअर लैटिट्यूड में बायोडाइवर्सिटी जो है, जैव विविधता जो है वो ज्यादा पाई जाएगी। अब माउंटेन की बात की गई है, यहाँ पर क्या बोला गया है, माउंटेन की जब हम बात करते हैं तो इधर लोअर रीजन में, ठीक है, लोअर लैटिट्यूड में, एल्टीट्यूड में आपके बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू द हायर एल्टीट्यूड। अब बहुत बड़ा पहाड़ है, अब जैसे जैसे आप हायर एल्टीट्यूड पे जाओगे वहां पे उतनी ठंड पड़ेगी और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो जैव विविधता है वो आपकी घटती जाएगी। ठीक है, ये देखिए इन माउंटेन ग्रेडियंट बायोडाइवर्सिटी इज जनरली, देखो जनरली भी लिखा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कोई एक्सेप्शन आ जाए तो क्वेश्चन गलत हो जाए। जनरली कितने अच्छे से लिखा है, इज ग्रेटर एट अ लोअर एल्टीट्यूड देन हायर एल्टीट्यूड। लोअर एल्टीट्यूड में आपकी जैव विविधता ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू द हायर एल्टीट्यूड। दोनों ही आपका सही है। ठीक है, चलिए सी आपका सही उत्तर है। थैंक यू क्लास, आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। आज हमने डिस्कस किया, अगर चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो प्लीज क्लास को लाइक करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए भी जरूर, क्योंकि हमारे बीच में ये ही एक कमेंट बॉक्स से एक माध्यम है कम्युनिकेशन का, जिससे मुझे पता चलता है कि मेरी जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, और अगर इसमें कुछ बदलाव चाहिए तो क्या बदलाव करना है ये भी समझ में आता है। आप लोग ने फॉन्ट साइज की बात की थी, तो इसी वजह से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि चीजें छोटी छोटी ना लिखी हो ताकि आप लोग आराम से पढ़ पाए। तो इसी वजह से मुझे स्लाइड को भी अलग अलग करना पड़ता है कभी कभी, जब यूपीएससी के प्रश्न बहुत बड़े हो जाते हैं। सॉल्व कराना ही है मुझे, लेकिन इस तरीके से सॉल्व कराना है कि आपको समझ में भी आए चीजें। तो अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो प्लीज क्लास को लाइक करके शेयर करिए और मुझे कमेंट करके बताइए भी। और अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट होता है तो आराम से पूछिए, हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे, उसकी चिंता आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ बने रहिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए और आपका दिन मंगलमय।